नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नूंह में हुई हिंसा को लेकर अब धीरे धीरे साजिश के सबूत सामने आ रहे हैं। नलहड़ मंदिर से 500 मीटर दूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने किस तरह मंदिर को घेरकर पहाड़ियों से फायरिंग की। नूंह में हुई हिंसा को सांप्रदायिक जरूर माना जा रहा है, लेकिन इस हिंसा के तार साइबर क्राइम से भी जुड़े हुए हैं। अपराधियों का मकसद सांप्रदायिक हिंसा के जरिए साइबर थाने को आग लगाना था। नूह में हुई हिंसा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य नूह का यह साइबर पुलिस स्टेशन भी रहा है। दरअसल जो हिंसा हुई, जो हमला हुआ, उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये साइबर पुलिस स्टेशन माना जा रहा है, क्योंकि उसका कारण की अगर बात करें तो नूह लगातार बीते सालों से एक साइबर अपराध का एक बड़ा गढ़ बनता जा रहा था, जहां जिसे मिनी जामतारा भी कहा जाता था और जहां से बाकायदा साइबर क्राइम के कई लगातार मामले देखे जा रहे थे। लूटपाट, साइबर ठगी, इस तरीके के मामले देखे जा रहे थे और उसी पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा ये साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और इस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने बड़ी उपलब्धि भी करी, जब उन्होंने हाल ही में 2 महीने पहले की भी बात करें तो तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा ठगी के मामले सोल्व किए थे। तकरीबन 65 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, जो कि नूह के ही रहने वाले हैं और ये लोग साइबर ठगी करते थे। और ये साइबर पुलिस की उपलब्धि थी कि उन्होंने करीबन 100 करोड़ के ऐसे फर्जीवाड़े को जो है उसका खुलासा किया था। बाकायदा जो कि साइबर ठगी के जरिए जो लोग क्राइम करते थे उन पर अंकुश लगाने में ये साइबर पुलिस स्टेशन जो काफी सफल भी रहा। लेकिन जब ये हिंसा हुई तो उसके लिए इस साइबर पुलिस स्टेशन को सबसे बड़ा उद्देश्य मान करके यहाँ पर टारगेट किया गया था। उस दिन जो हमलावर है इस साइबर पुलिस स्टेशन पर पहुंचे थे, तकरीबन 200 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो कि मुस्लिम समुदाय से जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने इस गेट को तोड़ने की कोशिश करी। उस वक्त इसके अंदर 8 मुलाजिम थे जब ये पूरा हमला हुआ। इस गेट को आपको दिखाना चाहेंगे, तोड़ने की कोशिश करी यहाँ पर लगातार, और हालांकि 8 मुलाजिम ने अंदर से पूरा प्रयास करा कि वो लोग अंदर ना घुस सकें, लेकिन क्योंकि उनका उद्देश्य था यहाँ पर सामान में तोड़फोड़ करना, रिकॉर्ड को जलाना, रिकॉर्ड को उठाकर ले जाना। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको ये दिखाएंगे कि इस दरवाजे के ऊपर आप ये गोली के निशान भी देख सकते हैं। ये गोलियों के निशान हैं जो इस साइबर पुलिस स्टेशन पर जो इस तरीके से यहाँ पर चलाए गए थे। अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमला हुआ था। हालांकि उन 8 जवानों की मुस्तैदी के कारण ये सफल नहीं हो सके हमलावर जो थे। आपको उसके अलावा दिखाना चाहेंगे उसके अलावा किस तरीके से यहाँ प्रयास किए गए थे। जब वो लोग इस गेट के माध्यम से इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं घुस सके, जिनका उद्देश्य रिकॉर्ड को जलाना था, रिकॉर्ड को तोड़फोड़ करना था, तो वो एक बस लेकर के आते हैं और बस ला करके इस तरीके से इस दीवार को तोड़ा जाता है। इस दीवार को तोड़ करके इस साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश करी। कैमरामैन चाहेंगे कि आपको आगे से भी जिस तरीके से कहां से पूरी दीवार उन्होंने तोड़ी, इसको लेकर के वो सफल हुए। हालांकि उस समय अंदर केवल 8 मुलाजिम थे जो इस साइबर पुलिस स्टेशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे और बाहर 200 से ज्यादा ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने यहाँ पर पूरा घेरा डाला हुआ था और इस दीवार को तोड़ करके हालांकि वो अंदर भी घुसे बाकायदा। यहाँ अगर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से इस बस से जो है इस दीवार को तोड़ा गया और यहाँ पर दीवार को तोड़ने के बाद यहाँ से अंदर वो लोग घुसे और अंदर घुसने के बाद उन्होंने किसी तरीके से इस पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अंदर कुछ बाइकों को भी जला दिया। आपको फिर दिखाना चाहेंगे कि कुछ बाइकों को भी अंदर जला दिया गया था, कुछ लैपटॉप को भी नुकसान पहुंचाया। उनका उद्देश्य था कि यहाँ से रिकॉर्ड को ले जाएं। हालांकि सूत्रों की माने तो कुछ जरूर छेड़छाड़ हुई है, लेकिन अधिकतर यहाँ सब सुरक्षित है। उन 8 मुलाजिमों के कारण सब यहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन जाते वक्त किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इन साइबर सेल वालों की जो गाड़ियां हैं उनमें आगजनी करी, आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं इनको आग के हवाले कर दिया गया था। बाहर खड़ी इन गाड़ियों को जलाया गया था। आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इनकी गाड़ियां थी, इनमें कुछ साइबर सेल की कुछ निजी गाड़ियां भी थी यहाँ के मुलाजिमों की। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है एक सरकारी गाड़ी भी थी और अंदर भी जो अगर बात करें तो इनकी जो मोटरसाइकिलें थी, जो गाड़ियां थी, उसको जलाया गया। कमरा जो एक है, जो रिकॉर्ड रूम है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। कुछ लैपटॉप में तोड़फोड़ की गई, क्योंकि इस साइबर पुलिस स्टेशन में ऐसे ठगों का रिकॉर्ड है
जो यहाँ से जामतारा जैसा साइबर ठगी का नेटवर्क चलाते थे। और इसी साइबर पुलिस स्टेशन ने अगर बात करें इस मिनी जामतारा पर 2 महीने पहले ही अंकुश कसा था। तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का जो साइबर ठगी के मामले हैं उनको सोल्व करा था। अगर बात करें तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो उपद्रवी थे उनका एक बड़ा उद्देश्य यह भी माना जा रहा था कि यहाँ से उस रिकॉर्ड को उठा लिया जाए, उस रिकॉर्ड को जला दिया जाए। हालांकि यहाँ की पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो सके, तो अपना गुस्सा उन्होंने इस साइबर पुलिस स्टेशन के इन गाड़ियों पर, यहाँ खड़े अंदर वाहनों पर, यहाँ इन गेट पर या फिर इस दीवारों पर लगाया। कुछ लैपटॉप को भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका उद्देश्य था इस पुलिस स्टेशन पर नुकसान पहुंचाना, उस रिकॉर्ड को जलाना, उस रिकॉर्ड को उठाना, वो पुलिस की मुस्तैदी के कारण जो है अगर बात करें उसमें वो लोग सफल नहीं हो सके। लेकिन एक बड़ा टारगेट ये माना जा रहा था। नूह से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। और दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही मेहताब उस्मानी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मेहताब उस्मानी जी, आपका स्वागत है। वीएचपी नेता रविंद्र गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र गोयल साहब, आपका स्वागत है। दीपक, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। आप ग्राउंड पर पहुंचे और इस हिंसा के बाद की तस्वीरें बता रही हैं। क्या ये सोची समझी साजिश थी, पहले से प्लानिंग थी? क्या करना चाह रहे थे उपद्रवी? क्या आखिर इन लोगों के पीछे की मंशा थी? दीपक। दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी दीपक, आपने ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्टिंग की है, एक एक चीज को देखा है, समझा है। क्या मंशा नजर आती है इसके पीछे की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरी अगर नूह की तमाम समीकरणों को देखें, नूह में जो ये हिंसा हुई इसके पीछे कारण देखें कि ये अचानक हुई हिंसा है, ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लानिंग थी। प्लानिंग इसलिए थी कि भले ही ये भड़काऊ भाषण चले होंगे, चाहे वो अगर बात करें हिंदू संगठनों के कुछ प्रतिनिधि, उनकी तरफ से मोनू मानेसर या उससे बहुत पहले से चलते आए लगातार जो भड़काऊ भाषण थे, चाहे वो विधायक मामन खान है फिरोजपुर झिरका के, उनके बयानबाजी हो, या फिर कुछ और लोग जो हैं मुस्लिम समाज के थे उनकी लगातार बयानबाजी थी। लेकिन उस दिन जब ये शोभा यात्रा निकली थी, इसमें आम पब्लिक थी, इसमें तमाम लोग थे जो श्रद्धालु थे, जो मंदिर में आए थे, कलश यात्रा निकाली थी, शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे। उनके ऊपर जब ये हमला हुआ तो ये सुनियोजित था। जिस तरीके से ये प्लानिंग दूसरे से दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में लोग अचानक आ जाना, आकर के उनके ऊपर फायरिंग करना, श्रद्धालुओं पर पेट्रोल बम फेंकना, ये तमाम बातें थी। लेकिन उस सब के बाद जब वो लोगों ने अपनी जान बचाई, भागे, गाड़ियां छोड़ी, उन गाड़ियों में भी आग लगाई, तमाम लोगों को गोलियां भी लगी। उसके बाद पुलिस ने जब रोकने आई तो पुलिस पर भी गोलियां चली, पुलिस के भी 2 जवान शहीद हुए, होमगार्ड, कई घायल हुए। लेकिन एक तो सबसे बड़ी प्लानिंग ये कहीं ना कहीं शोभा यात्रा को टारगेट रखा गया था। इसमें अगर बात करें, एक तरफ तो ये शोभा यात्रा टारगेट रखी गई थी, दूसरी तरफ एक और टारगेट था साइबर पुलिस स्टेशन। साइबर पुलिस स्टेशन, क्योंकि आसपास सदर पुलिस स्टेशन भी था, वहां से कुछ ही दूरी पर और पुलिस स्टेशन भी थे और कई सरकारी संपत्तियां थी, वहां जाकर के इन्होंने नुकसान नहीं करा। इन्होंने इन श्रद्धालुओं के ऊपर हमला करा, और श्रद्धालुओं के ऊपर जब एक पूरी टीम हमला कर रही थी तो दूसरी एक टीम, करीबन 200 से ज्यादा लोग जाकर के साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं। साइबर पुलिस स्टेशन जो कि हाल ही में कुछ समय पहले बनाया गया था, क्योंकि आज के समय में नूह को मिनी जामतारा कहा जाता है, जहां से साइबर ठगी का एक बड़ा गिरोह चलता है। साइबर ठगी का एक गिरोह जिसका अब से 2 महीने पहले भी नूह पुलिस ने कहीं ना कहीं पर्दाफाश किया था। तकरीबन 65 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, 100 करोड़ से ज्यादा साइबर ठगी का खुलासा करा था। ये लोग किस तरीके से साइबर ठगी करते हैं, लोगों को फर्जी पोस्ट डालते हैं, चीजें, गाड़ियां बेचने की बात करते हैं, उन्हें बुला करके लूट लेते हैं, ये तमाम बातें थी। और इसको लेकर के पुलिस ने पर्दाफाश किया था, 65 लोगों को गिरफ्तार किया था, 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। अभी भी कई लोगों की संलिप्तता की जांच चल रही थी, और वो तमाम दस्तावेज साइबर पुलिस स्टेशन पे थे। और ऐसे में उस साइबर पुलिस स्टेशन में 200 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, उस पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं, बसों में भरकर जाते हैं। जब वहां नहीं पहुंच पाते तो पुलिस स्टेशन के ऊपर गोलियां चलाते हैं, उसके गेट पे गोलियां चलाते हैं, बस लेकर के पुलिस स्टेशन के अंदर घुसते हैं, वहां पर गाड़ियों में आग लगा देते हैं। 8 महज मुलाजिम थे जिन्होंने उन 200 से ज्यादा उपद्रवियों से लड़ाई लड़ी और पुलिस स्टेशन को बचाया। हालांकि नुकसान काफी हुआ है, गाड़ियां काफी जली हैं, दीवारें तोड़ी हैं, कमरों में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए जिस मंशा से वो उपद्रवी, वो मुस्लिम समाज जुड़े जो युवा आए थे। तो ये सब कुछ प्री प्लान लग रहा था जिस तरीके से। हालांकि ये
इसमें कितनी सच्चाई है इसको लेकर के पुलिस भी जांच कर रही है। जी। इसी तरीके से बात करें कुछ और दंगे उसके साथ ही दंगे हुए, जिस तरीके से सोहना की बात करें, ITI कॉलोनी में जब दंगे हुए वहां पर भी पथराव किया गया। छतों के ऊपर बड़ी संख्या में पत्थरों का होना, कोई भी अगर दंगे होते हैं, आदमी घर से ऊपर जा रहा है पत्थर लेकर के 10, 20, 30 पत्थर ले जाएगा, बाल्टी में ले जाएगा। अगर 10, 20 आदमी भी हैं, ज्यादा 100 पत्थर ले जाएंगे, लेकिन वहां बड़े स्तर पे पथराव हुआ, छतों के ऊपर पत्थर एकत्रित थे। ये भी पुलिस की जांच में सामने आ रहा है, जो पहले से प्लानिंग थी। इतने स्तर पे लोगों को बुलाया गया। ITI के सामने जावेद कॉलोनी में बड़े स्तर पे लोग थे, स्कूलों की बच्चों की छुट्टी कराई गई थी उस दिन जी। जो है इन प्रदर्शनकारियों के, उसमें प्रदर्शन में भी 10, 12 साल के, 15 साल के, 20 साल तक के बच्चे थे। कॉलेज नहीं गए बच्चे, स्कूल नहीं गए, यानी कि पूरी प्लानिंग तो थी। ये कहीं ना कहीं साजिश थी। आखिर किसकी साजिश थी, कैसे इस साजिश की शुरुआत हुई, ये तमाम पहलू हैं जिसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। ये साइबर पुलिस स्टेशन को क्यों टारगेट किया गया, कारण समझ में आता है कि उस रिकॉर्ड को जलाना था, उस रिकॉर्ड को उठाना था। इस यात्रा पर क्यों हमला किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर बयानबाजी थी कि एक बार यहाँ पर आइए फिर हम दिखाते हैं, ये तरह की बयानबाजी थी। और ऐसा नहीं कि बयानबाजी केवल मुस्लिम संगठनों के द्वारा, युवाओं के द्वारा थी, हिंदू संगठनों से जुड़े भी कुछ नेता थे, बजरंग दल के जुड़े हुए थे, जो बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका इस यात्रा में इतना बड़ा रोल नहीं था, वो इस यात्रा में भी नहीं थे। लेकिन फिर यात्रा पर हमला क्यों हुआ? यात्रा में तो श्रद्धालु थे जो जलाभिषेक के लिए आए थे, जो जल चढ़ाने के लिए आए थे। करीबन 2500 से ज्यादा लोग थे, बच्चे थे, महिलाएं थे। जी ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। उस्मानी साहब, आपके पास में आ रहा हूं। ये तमाम तस्वीरें क्या बता रही हैं? क्या ये मंशा थी, पहले से ही प्लानिंग की गई थी? पत्थरों को छतों से बरसाना, पहाड़ी से फायरिंग करना, साइबर थाने पर हमला कर देना, क्या कहती हैं ये तस्वीरें उस्मानी साहब? सर देखिए, इससे पहले मैंने बयान सुने, मुख्यमंत्री जी के भी सुने, वहां के बड़े बड़े नेताओं के सुने। हर आदमी ये कह रहा है कि प्लानिंग थी। जब आपको सारी चीजों का पहले से पता था कि इस तरीके की बात हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, तो आपके इंतजाम कहाँ थे? सिक्योरिटी कहाँ थी? आप एक तरफ तो कहते हैं कि पहले से इंतजाम थे, वो पहले से हमें इस चीज की भनक थी। जब आपको इस चीज का पता था कि ये काम हो सकता है या इस तरीके की वो हो सकती है, तो आपके पहली बात तो इंतजाम कहाँ थे? दूसरी बात ये कि जब इस तरीके के भड़काऊ बयान मीडिया में दिए जा रहे थे, वो चाहे मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, या और तमाम नेता हो, कि तुम्हारा बहनोई आ रहा है, स्वागत करना फूल मालाओं से, इस तरीके के जब बयान दिए जा रहे थे, तो भी तभी उनको हिरासत में लेके यो क्यों नहीं पूछा गया कि ये क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग तो नहीं है जिसके तहत आप लोगों को भड़का रहे हो? आपने किसी ने भी उनको हिरासत में लिया अब तक दोनों को? मुझे लगता है हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस पता नहीं किस तरीके का काम कर रही है कि एक अपराधी को आज तक पकड़ ही नहीं पाया इतने दिन से। मीडिया को पता है कहाँ बैठा है, मीडिया की बात हो रही है अपराधियों से, लेकिन हमारी पुलिस को पता ही नहीं है कहाँ है। उस्मानी साहब, तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक सवाल और होगा, उसके बाद मैं फिर गोयल साहब के पास जा रहा हूं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के बाद अब ये समझ आता है कि दरअसल ये प्लानिंग थी। और आपने जो कहा कि पहले से अगर भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर गोयल साहब से हम जवाब लेते हैं। प्रवीण गोयल जी, पहले से ही सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के वीडियो वायरल हुए, उससे ये कहा जा रहा है कि माहौल गर्म हुआ और उसके बाद ये हमला होता है। तो क्या पहले से इस बात की भनक प्रशासन को नहीं थी कि ये जो सोशल मीडिया की बयानबाजी है ये कोई हिंसा का रूप ले सकती है? गोयल साहब अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से हम जुड़ेंगे। उस्मानी साहब, मैं आप ही के पास लौट कर आ रहा हूं। सर, मैं जवाब लूंगा गोयल साहब से कि ये भड़काऊ बयानबाजी क्यों। प्रशासन को लेकर भी दीपक ने बताया कि तमाम व्यवस्था थी, इंतजाम तो थे, लेकिन तैयारी चूंकि इतनी ज्यादा पहले से इन उपद्रवियों ने कर रखी थी कि शायद इस बात का अंदाजा नहीं हुआ होगा पुलिस को भी, प्रशासन को भी, कि इतनी बड़ी तादाद में कोई प्लानिंग करके पत्थर अपनी छतों पर रख सकता है। साक्षी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है संवाददाता साक्षी, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? क्या प्लानिंग थी? बड़ी तादाद में पत्थरों का छतों पर इकट्ठा होना, पहले से ही नौजवानों का इस हिंसा में शामिल होना, स्कूलों से छुट्टियां कराना, बहुत सारी बातें दीपक ने अभी बताई हैं। ये आखिर क्या मंशा इशारा करती है? मंशा क्या थी और क्या करना चाह रहे थे?
देखिए, जितने भी वीडियोस अब तक सामने आए हैं या जितनी भी बातें, जैसे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां करवाना या फिर इतनी बड़े पत्थर इतने सारे एक साथ इकट्ठे कर कर रखना, ये सारी चीजें, ये सारे जो इशारे हैं, ये सिर्फ एक ही हो जाते हैं और ये बताते हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम था, ये पूरी जो हिंसा थी, ये प्री प्लान थी। जी ये पहली बार कोई यात्रा नहीं निकली है। 3 साल से ये यात्रा जो है ये नूह मेवात इलाके में निकाली जा रही है। ये तीसरा साल था इस यात्रा का। और इस पूरी यात्रा के पहले वहां एक स्पेशली पीस कमेटी बनाई हुई है, जिसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं, दोनों समाजों के प्रमुख लोग भी शामिल हैं। और हर बार की तरह इस साल भी इस यात्रा की परमिशन से पहले उस पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस पीस कमेटी में दोनों ही समुदायों ने आपस में शांति कायम रखने का जो एक आश्वासन है वो एक दूसरे को दिया था। जी और हर साल की तरह इस बार भी जो यात्रा थी वो निकाली जा रही थी। लेकिन एकाएक ही इस बार जिस तरह से उस यात्रा का विरोध किया गया और जिस तरह की तस्वीरें हम सभी के सामने आई, डरे सहमे हुए लोग, गोलीबारी की आवाज के बीच में पहाड़ों से जो गोलीबारी हो रही थी, जो वीडियो हमने देखे हैं, मंदिर में छुपते हुए नजर आए, पुलिस भी खुद को छुपाती हुई नजर आई। ऐसे में जो लोग थे वो अपनी जान गंवाने का जो डर था, भय था, वो लोगों के अंदर, उनके चेहरों पर वीडियोस में साफ तौर पर लिखे जा रहा है। यहाँ महिलाएं भी थी, यहाँ बच्चे भी थे, यहाँ पुरुष भी थे, यहाँ बुजुर्ग भी थे। और सभी लोगों ने इस भयानक तस्वीर को अपनी आंखों से मेवात में देखा है। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिचुएशन, ये प्लान है, इसे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, इसे गृह मंत्री भी कह रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो होम डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। और सख्त लहजे में सरकार ये कह रही है कि जो भी इसके पीछे हुआ, चाहे वो कोई रसूखदार हो, चाहे वो कोई आम इंसान हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। साक्षी, आप बनी रहिए। रविंदर जी हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी। रविंदर जी, सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हुई उसको जिम्मेदार बता रहे उस्मानी साहब, कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी क्यों, इसी वजह से हिंसा भड़की है। इसको आप क्या जिम्मेदार मान रहे हैं, या आप भी ये मानते हैं कि पहले से ही प्लान था? ऐसे है जी, बयानबाजी तो अराजकता तो करते हैं दोनों तरफ से, इसमें हम किसी का कोई कसूर नहीं मानते जी। ये जो कह रहे हैं कि पहले प्लान नहीं था, तो झूठ बोल रहे हैं। ये ना, ये मौके पे थे, मैं मौके पर था। चौक के अंदर जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, मैं वहां बैठा था। सबसे पहले तो उन्होंने सब गाड़ियां अंदर आने दी, किसी को छेड़ा नहीं, कोई सड़क पर आदमी दिखाई नहीं दिया जी। बिल्कुल आराम से प्रेम से आने दी। जब एक गाड़ी पहली रवाना हुई है, एकदम पत्थरबाजी हुई है। इनका प्लान था पहले सारी गाड़ियों को अंदर आने दे, उसके बाद हमला किया जाए। झूठ और सच बोलने से खाल नहीं बचाई जाती। ये पहले से प्लान था। मैं बैठा था, सब गाड़ी आई है, सब गाड़ी हमने नोट की है। उसके बाद जो पहले गाड़ी चरखी दादरी कैसे निकली है, उनपे पथराव किया है, उनको वापसी मुड़वाया है, जलाई गई है। ठीक है उस्मानी साहब, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो बयानबाजी हुई ये उसका रिएक्शन था। क्या इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, इस रिएक्शन को? क्या ये रिएक्शन बताना सही है? उस यात्रा में श्रद्धालु थे, सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने पोस्ट किया उनके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी, फिर जो लोग उपद्रव कर रहे थे या जो लोग विरोध कर रहे थे उनको शिकायत करनी चाहिए थी, या फिर यात्रा पर हमला कर देना चाहिए था? और क्या इसको प्लानिंग क्यों ना कहा जाए कि बड़ी संख्या में पहले से छतों पर पत्थर मिलते हैं, वो हथियार कहां से आते हैं, इतनी तादाद में लोग कहां से आते हैं, लाठी डंडे उनके हाथ में कहां से आते हैं, और पुलिस को निशाना क्यों बनाया? सर, वो तो सुरक्षा में तैनात थी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने अभी वो कस्बा देखा नहीं है कि वहाँ घर हैं या नहीं है, या घरों पे पत्थर थे या नहीं थे, मैं मौजूद नहीं था वहाँ। लेकिन जो सोशल मीडिया और मीडिया में सारी जो खुल के बात सामने आई है, वो सब यही है कि ये भड़काऊ बयान। आप एक मैं छोटा सा सवाल करता हूँ। किसी घर के 2 बंदों को आप जिंदा जला दो। मैं कहता हूँ अगर किसी और धर्म से होते वो तो पूरा देश जला दिया गया होता अब तक, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। उसका मुख्य आरोपी खुला घूम रहा है, खुला मीडिया में बयान दे रहा है। फिर वही अपराधी खुला बैठ के मीडिया में ये कहता है कि मैं आ रहा हूँ, जिसमें दम हो रोक लेना। फिर दूसरा अपराधी ये कहता है कि तुम्हारा बहनों ही आ रहा है, फूल माला से उसका स्वागत करना। फिर ये मत कहना हमने बताया नहीं आ रहे थे। तो आप ये बताइए, ये तो प्लानिंग आप नहीं क्या की तो इस क्या? बात को मान रहे हैं मतलब आप कि इन बयानों की वजह से ये जानबूझकर हमला किया गया है? आप ये मान रहे हैं इस बात को? पूरी बात कर दूं। क्या इस रिएक्शन को एक्सेप्ट किया जा सकता है उस्मानी साहब? सर,
आपको भी पता है दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा ने खुलेआम डीसीपी को धमकी दी थी कि आप ले रहे हो हाथ में या मैं कर दूं दंगा, और तभी दंगा हो गया। और वो खुला घूम रहा है, उस पर कोई सर, उन वो महिलाओं नहीं, का वो क्या चार्ज कसूर था, बच्चों का क्या जी? कसूर था, बुजुर्गों का क्या कसूर वही था? तो मैं कह आप रहा मुझे हूँ, बताइए। महिलाओं अगर का, आप ये बच्चों कह का रहे हैं कि ये कसूर है। रिएक्शन था, तो क्या इस रिएक्शन यार, को उन स्वीकार किया महिलाओं जा को, सकता है? ये आप एक सर जिम्मेदार लीजिए, नागरिक होने के नाते इस रिएक्शन को आप सुन स्वीकार लीजिए कर ना, पूरी सकते बात हैं, तो सुनिए। या आप विरोध जब करेंगे इस सबसे घटना का? अरे सुन लीजिए ना, जब सबसे पहले बयान आया ना मुख्यमंत्री जी का, खट्टर साहब का, तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 45 एफआईआर की उस्मानी हैं। साहब, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, सर आप सुन इस लीजिए, मैं घटना का जवाब दे रहा हूँ विरोध ना, आपकी करेंगे बात का जवाब दे या रहा आप हूँ इसको सर, स्वीकार आपकी करते हैं, बात का इस जवाब दे रिएक्शन रहा को हूँ सर। स्वीकार करते हैं आप, आप या सुनना इस नहीं हिंसा चाह का रहे, विरोध करते आप हैं? सुनेंगे या नहीं? आप सुनेंगे या नहीं? उस्मानी साहब, मैं सुन सुनने के लिए लीजिए। बैठा हूं आपको। मैं हाँ तो सिर्फ सुनिए, आपसे एक सवाल मिनट पूछ रहा हूं, 5 सेकंड दो ना, आप इस 5 हिंसा का सेकंड में विरोध बात पूरी करते कर हैं देता हूँ, सिर्फ या 5 फिर सेकंड इस में। रिएक्शन जिसको आप कह रहे हैं इसको पूरी स्वीकार बात, करते हैं? अरे सर निंदा करूंगा ना, बताओ, सुनोगे तभी तो। खट्टर साहब ने 6 लोग मर गए, उनकी कोई निंदा नहीं करी, उनके परिवार के साथ कोई दुख नहीं। मैंने सबसे पहले, जब मैंने सबसे पहले ये बाइट दी मीडिया में, सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो 6 लोग मरे हैं उनका मुझे दिल से दुख है, और वो उनकी निंदा और उनका दुख मुख्यमंत्री जी को भी जताना चाहिए था। क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था उनको? किसी, मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया किसी का भी, किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू के, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के मरे, लेकिन उनके माँ बाप से पूछो ना उनको कितना दर्द हुआ। 2 लोगों की बयानबाजी ने इतना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया, इतना बड़ा दंगा चलिए, फैला आप दिया। इसको अभी भी जो एक्सेप्ट कर मर रहे गए हैं, उनके यानी परिवार का आप क्या? ये कह रहे हैं कि वो तो दुख बयानबाजी के दुख में बाद जो शामिल नहीं, रिएक्शन वो हुआ तो है, उनके आप दुख इसको में तो रिएक्शन मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं और ये शामिल नहीं हुए। स्वीकार किया जा सकता है ना? चलिए, दीपक के पास मैं जा रहा हूं। दीपक, उस्मानी साहब को आप सुन रहे हैं। उस्मानी साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये बयानबाजी का रिएक्शन था, क्या ऐसा रिएक्शन होना चाहिए और ये स्वीकार्य है? दीपक, देखिए, बयानबाजी थी, इस पर अंकुश लगाना चाहिए था, उसको पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो उपद्रवियों ने आकर के इनके ऊपर हमला करा, वो बच्चों के ऊपर, वो महिलाओं के ऊपर। उनका कोई बयानबाजी नहीं थी, उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, उन महिलाओं की कोई ऐसी मंशा नहीं थी, उनको किसी से मतलब नहीं था, ना तो उन्हें बजरंग दल, वीएचपी, ना उन्हें मुस्लिम समुदाय से, उन्हें किसी से मतलब नहीं था। वो अपनी श्रद्धा अर्पित करने, जलाभिषेक की अगर कहे तो कलश यात्रा थी, महिलाएं तो उसमें आई थी अपने बच्चों को साथ लेकर के, इसी शोभा यात्रा के दौरान उन पर यह हमला हुआ था, और उसके बाद ये दंगा इतना भड़कता चला गया। इसमें एक और साजिश की बात का उदाहरण देना चाहेंगे, जहां हमने, क्योंकि तमाम जगहों को देखा है, जहां नलहड़ में ये हादसा, इस हिंसा की शुरुआत हुई, वहां से पेट्रोल पंप की दूरी 3.5 किलोमीटर की है। जैसे ये गोलीबारी हुई, जैसे ये पथराव हुआ, उसके बाद लोग बचाने के लिए अपने आप को वहां से करीबन 200-300 मीटर दूरी बाद मंदिर का एरिया शुरू हो जाता है, उसकी तरफ भागे, मंदिर चले गए, गाड़ियां अपनी छोड़ गए क्योंकि निकल नहीं सकती थी, दोनों तरफ खेत थे, उन गाड़ियों को आग लगा दिया गया। पेट्रोल की बोतलें आ जाती है 3 किलोमीटर दूर से, पेट्रोल की बोतलें वो लोग उस समय तो लेकर के नहीं आए तुरंत वहां पर, वो उस समय कहीं ना कहीं पहाड़ों पर थी, उनके पास मौजूद थी। ये एक बड़ा कारण था जो इसे सुयोजित कहता है, जो इसे प्लानिंग का हिस्सा बताता है। अब ऐसे में इसकी निंदा तो होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने बयानबाजी करी है, सबसे पहले तो उन्हीं पर होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी बयानबाजी रही, दोनों ही समुदाय के लोगों पर, और इसके साथ साथ उन दंगाइयों पर भी। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बयानबाजी अभी भी चल रही है। जी रविंद्र गोयल साहब, ये जो बयानबाजी सोशल मीडिया पर करके प्रवोक करने की कोशिश की गई है, क्या ये स्वीकार्य है? इसको स्वीकार किया जा सकता है? गोयल साहब, हाँ जी, ये जो बयानबाजी सोशल मीडिया पर करके प्रवोक करने की कोशिश की गई है किसी समुदाय को, किसी धर्म विशेष को, क्या इसको आप सही मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है जो ये वो कर रखा है इन्होंने। ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने ये कहा है, वो कहते अपना ये काम करे, बच्चों को पढ़ाएं, उनके हाथों में हथियार ना दे, ये दंगे होने ही नहीं। इसके अपने बच्चे तो घूमते नहीं, ये तो अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं अच्छे कॉलेजों में, पढ़े लिखे कॉलेजों में, स्कूलों में, दो बच्चे सारी चीजें ठीक है, वो आप सही बात करें गोयल साहब, लेकिन जो बयानबाजी हुई हिंसा से पहले, जो हिंसा से पहले बयानबाजी हुई, उसको भी सही कैसे माना जा सकता है? इनकी दुकानदारी पे होते कि भाषण देते हैं। गोयल साहब सवाल समझ रहे हैं मेरा? रविंद्र गोयल जी, मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? हथियार ना दे, जो हथियार दे रहे बच्चों को, अपने बच्चों को। रविंद्र गोयल साहब, आपको आवाज मिल रही है? मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि बयानबाजी को क्या सही ठहराया जा सकता है?
10-10 बच्चे, आपके कितनी बीबी है? चलिए, मैं आपके साक्षी कितने के पास बच्चे? जा रहा हूं बहुत जल्दी से। साक्षी, आरोप प्रत्यारोप करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन उन परिवारों से पूछिए जिनके ऊपर बीती है, जिनके घर परिवार का कोई जख्मी हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके क्या राजनीति करने की कोशिश और ज्यादा प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से? साक्षी जी बिल्कुल। देखिए, आजकल के टेक सेवी जमाने में टेक्नोलॉजी का कई बार गलत उपयोग भी हो जाता है, और इसीलिए आपकी, हमारी, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि टेक्नोलॉजी का बहुत सही तरीके से, सोशल मीडिया का बहुत सही तरीके से उपयोग हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि ज्यादा प्रोवोक कर देती है, लेकिन उसकी सच्चाई में, उसकी तह तक कोई नहीं जाता, लेकिन उसके पहले ही उन चीजों पर वो इतनी प्रोवोकिंग होती है, जी। भावनाओं को भड़काने वाली होती है कि उन पर विश्वास कर लिया जाता है। और ऐसी जो चीजें हैं वो ही इस तरह की हिंसक घटनाएं जो है उनका होने का जो कारण है वो बनती है। और जिस तरह से हमने पिछले दिनों पूरी तरह नूह मेवात को जलता हुआ देखा, 7 लोगों की कुल इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। एक जो गंभीर घायल थे, अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनकी आज मृत्यु हुई है। तो 7 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने अपने परिवार के किसी ना किसी सदस्य को खोया है। तो इससे जानमाल का नुकसान तो ठीक है। है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही उन परिवार का जो दुख है उसे आरोप प्रत्यारोप और नेताओं के जो बयान है वो नहीं सैटिस्फाई कर सकते, बल्कि एक इंक्वायरी जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले की खत्म होनी चाहिए और दोषियों को जो सजा है वो दी जानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल लगातार इसी बात का बना हुआ है कि आखिर इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन है और इसका कारण क्या हो सकता है। फिलहाल लगातार सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी जांच की बात की जा रही है और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मंसूबे क्या थे। नमस्कार।